दोस्तों, वेलकम बैक टू डेट्स नॉलेज। आज हम लोग देखेंगे कितने तरीके से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला है अलजेब्रिक फॉर्म, जो कि ऑलरेडी हम लोगों को पता है, x प्लस आई वाई या तो a प्लस आई बी। अगर इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा हम लोगों को क्लास 10 में जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या था वहां पे? हम लोग वहां पे दो एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y और P से हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, सपोज Pn, तो this is O, origin. That means we know ON is equal to X and PN is equal to Y. इतना तक हम लोगों को पता है। अब यही पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया हुआ है z which is equal to x plus iy, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट p whose coordinates are x, y और यहाँ पे x और y ऑलरेडी है। उसका मतलब ये हुआ कि x जो रियल पार्ट है उसको हम लोग x एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड आई वाई जो पार्ट है दैट वी नो कि इसको हम लोग इमेजिनरी पोर्शन या इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसीलिए y एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। दैट मीन्स इफ वी हैव, सपोज इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज -3 plus 2i, so -3 plus 2, -3, 2, this point will be here, isn't it? -3 plus 2. So this is the complex number, suppose z1. This is the complex number z1. Point Q is representing the complex number z1. 3, 2 और -3 plus 2i. तो ऐसा करके हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग ऐसा करके ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जिस प्लेन के ऊपर हम लोग ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस प्लेन को कहा जाता है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन, और नहीं तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन सपोर्ट लेके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे क्लास 10 में, तब वहां पे पोलर कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग पढ़े थे। वहां पे कैसा करके हम लोग लिखते थे, x y, अगर P एक पॉइंट है जिसको हम लोग x, y करके लिख रहे हैं, उसी का अगर कोई पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो उसको हम लोग r और थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। जस्ट सिमिलर लाइक दैट यहाँ पे भी हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ p, तो उसको हम लोग r और थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे पोलर फॉर्म या तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले अगर हम लोग O से P तक एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, OP को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन OP whose length will be root over x square plus y square, perpendicular square plus base square, and OP is the hypotenuse of the right angle triangle OPN. Therefore OP is equal to root over x square plus y square. अब देखिए, जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं x प्लस आई वाई, उसका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ z भी बोल सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z आता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी चीज को हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स r इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब थीटा क्या है? थीटा कैसे निकालेंगे? अब इस स्ट्रेट लाइन OP पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड के साथ
जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग थीटा बोलेंगे। अब थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा Pn बाई OP। Pn है हमारा OY Y बाई R, दैट मीन्स Y इज इक्वल टू R साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा बेस बाई हाइपोटेनस मीन्स ON बाई OP। ON है x और नीचे R, मतलब x इज इक्वल टू R cos थीटा। हम लोग अगर इसको निकालेंगे ऐसा करके, tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसा होगा? हम लोग इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, tan थीटा मतलब अगर हम लोग यहाँ पे R sin थीटा डिवाइडेड बाई R cos थीटा कर देंगे तो वो आ जाएगा tan थीटा, R कैंसिल हो जाएगा, उसका मतलब हम लोगों को y बाई एक्स निकालना है। तो अगर हम लोग y बाई एक्स निकाल लेंगे उसके बाद tan थीटा मिल जाएगा और वहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ? अब z इज इक्वल टू x हम लोगों का क्या आया? r cos थीटा और y है r sin थीटा। तो r को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू x प्लस iy। तो ऐसा करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस थीटा को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z कहा जाता है, ठीक है? तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए। अब देखिए, थीटा का वैल्यू जो भी है हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर फुल रोटेशन, एक वन फुल रोटेशन अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसका मतलब हम लोग 2 पाई मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो भी हो, चाहे ये थीटा हो जाएगा, अगर थीटा का वैल्यू अगर एक्यूट आएगा या तो कुछ भी आएगा तो हम लोग अगर थीटा के साथ 2n पाई ऐड कर लेंगे, मतलब 2 पाई का मल्टीपल अगर लेंगे तो हम लोग हर एक बार यहाँ पे सेम पोजीशन में लौट के आएंगे। इसीलिए साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 2n पाई प्लस थीटा, और कॉस थीटा के लिए भी हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस 2n पाई प्लस थीटा। दिस इज ट्रू फॉर एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोगों को निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो कैसे निकाल सकते हैं? थीटा का यहाँ पे हम लोग दो तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ऐसा करके हम लोग लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है? अगर हम लोग इसको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ निकालना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को फिर थीटा का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में लेना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को पता है कि 1 फुल रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई। तो अगर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा? जैसे कि हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये होता है हम लोगों का पॉजिटिव एंगल, ये हम लोगों को पता है। और ये भी पता है अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये हम लोगों को नेगेटिव एंगल देता है। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये 360 फुल रोटेशन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ रहे हैं यहाँ पे। दिस इज आवर इनिशियल लाइन। यहाँ से शुरू करके हम लोग अगर इतना तक जाएंगे, थीटा लेसर इक्वल टू पाई, तो वो होगा पॉजिटिव एंगल। मतलब कोई भी एंगल अगर हम लोगों को निकालना है जो कि 0 से 180 तक इस बीच में है तो हम लोग उसको पॉजिटिवली काउंट करेंगे। और अगर कोई एंगल जो कि 0 से इतना तक है, मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम लोग पॉजिटिवली लेंगे, और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसको हम लोग नेगेटिवली काउंट करेंगे। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दैट रेंज एज
माइनस पाई टू प्लस पाई और सिंपली पाई। तो इस हिसाब से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब चलिए दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो ये चीज हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला है, अगर z1 इक्वल्स टू 1 प्लस i है, मतलब यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा ये पॉइंट, या तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, पोलर फॉर्म में डालते हैं इसको। पहले हम लोगों को इसके लिए r का वैल्यू निकालना है। r होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ओवर 2। दैट मीन्स z1 रूट ओवर 2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू आई। अब इसको अगर हम लोग पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एंड साइन थीटा इज ऑल्सो 1 बाई रूट 2। अब दोनों ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग द पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पे हम लोगों को एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी आ रहा है ना। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू किसके लिए है, फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो यहाँ से ये एकदम क्लियर है कि हम लोगों को थीटा मिलेगा पाई बाई 4। देयरफॉर थीटा which we can write amplitude of z or argument of z that is equal to pi by 4, जो कि हम लोगों को रेंज बताया गया है माइनस पाई लेस देन थीटा लेस और इक्वल टू पाई, इसके बीच में लेना है। तो 0 से पाई तक इस बीच में ही है, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पाई बाई। सो हियर वी आर गेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ z एज पाई बाई 4। नाउ सी द सेकंड वन, z2 क्या है, माइनस रूट 3 प्लस आई। तो इसको अगर हम लोग वो रूप देना चाहेंगे पोलर फॉर्म का, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर 4, दैट मीन्स 2। देयरफॉर z2 को हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं, 2 बाहर रहेगा तो माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस हाफ इंटू आई, मतलब cos थीटा हम लोगों को मिल रहा है माइनस रूट 3 बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में सोचेंगे, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे, तो क्या आ रहा है, cos थीटा रूट 3 बाई 2 और साइन थीटा हाफ। ये कब होता है, जब हम लोगों को पाई बाई 6 मिलता है। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग अगर यहाँ पे लेंगे, दैट मीन्स दिस इज, अब अगर हम लोग इस एंगल को अल्फा लेंगे, सपोज दिस इज अल्फा, एक्यूट एंगल को, उसका मतलब ये हुआ, अब ये अल्फा कितना आएगा, रूट 3 बाई 2, कॉस थीटा रूट 3 बाई 2 और साइन थीटा हाफ, मतलब पाई बाई 6। तो इतना सा एंगल का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा विल बी is equal to pi by 6, अल्फा विल बी पाई बाई 6। तो अल्फा अगर पाई बाई 6 है, पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि थीटा का वैल्यू विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल हियर। उसका मतलब पाई बाई 6 तो हम लोगों को नहीं मिलेगा, और वैसे भी cos थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, दैट ओनली हैपन ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये अगर है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 5 पाई माइनस 6, क्योंकि फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू लेना है थीटा का। तो ये आ गया पाई, पूरा का पूरा हम लोग लेंगे तो ये आता है पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई बाई 6, दैट इज वाई वी आर गेटिंग 5 पाई बाई 6। ओके, अब देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग निकालेंगे। Z3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3i। तो माइनस माइनस मतलब हम लोगों को पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब और एक चीज भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिना हम लोग अगर पोलर फॉर्म में उसको नहीं भी डालेंगे तो भी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ना देके भी निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है।
जैसे कि हम लोगों ने देखा tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। tan थीटा यहाँ पे क्या आएगा, -√3 डिवाइडेड बाई -1, दैट मीन्स ओनली √3। हम लोगों को पता है कि √3 कब आता है, अगर हम लोग 0 से एक्यूट एंगल लेंगे थीटा को, तो थीटा का वैल्यू कितना होने पे हम लोगों को √3 मिलता है, π/3। tan 60 का वैल्यू होता है √। अब π/3 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम लोग अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इस एंगल को यहाँ पे भी सपोज हम लोग अल्फा ले रहे हैं, तो इस अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, दिस अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअली यहाँ पे π/3 है, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हम लोगों को नेगेटिव लेना है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव लेना है। अब नेगेटिव लेना है मतलब हम लोगों को क्या करना है, ये पूरा का पूरा मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री पाई, और पाई से कितना हटाना है, अल्फा को हटाना है। तो अगर अल्फा को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो कितना बचेगा, पाई माइनस π/3, बट उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। दैट इज व्हाई हियर वी आर गेटिंग थीटा amplitude of z is equal to minus pi minus π/3, that is equal to minus 2π/3। तो ये आएगा हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट का वैल्यू, ऐसा करके निकालना है। नाउ लेट अस डू ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, लेट अस फाइंड आउट इफ द पॉइंट इज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग यहाँ पे भी इसको सेम तरीके से करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग, अब देखिए ये एक्यूट एंगल ही है, तो हम लोगों को यहाँ पे अल्फा इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसको थीटा ही ले लेते हैं। अब इस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे भी tan थीटा निकाल लेते हैं पहले। tan थीटा आएगा -3√2 डिवाइडेड बाई 3√2, दैट मीन्स -1। अब थीटा का वैल्यू कब 1 आता है, tan थीटा का वैल्यू 1 आता है π/4 के। अब π/4 तो नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव में है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू हियर -π/4। सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि एक्यूट एंगल ही है तो π/4 ही आएगा, पर हम लोग इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग -π/4। ओके, चारों क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होता है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए झटाझट देख लेते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस या तो रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट रहेगा तो कैसे हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे। पहला है के मतलब हम लोग के, यहाँ पे हम लोग, मैंने जो के लिया है, के मतलब कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो k को हम लोग k प्लस 0i ऐसा करके लिख सकते हैं। cos थीटा k कांस्टेंट एंड sin थीटा 0, तो कब आता है वो, sin थीटा 0 होता है 0 में, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है z6, इसको अगर हम लोग देखेंगे -k प्लस 0 इंटू आई, मतलब ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे कुछ, ये कहाँ पे था, यहाँ पे पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे रियल एक्सिस के ऊपर ही है पर नेगेटिव साइड में है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ z होगा हम लोगों का पाई, 0 से शुरू करके पाई तक। नेक्स्ट है z7 इज इक्वल टू माइनस ओनली i, सो 0 प्लस i करके हम लोग लिख सकते हैं। द पॉइंट इज ऑन 0 प्लस i, मतलब यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे अगर रहेगा तो कितना एंगल बन रहा है, π/2, सो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू π/2 हियर। नेक्स्ट है -k/i, मतलब 0 प्लस 0 माइनस ki, तो 0 माइनस ki, इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या, हम लोगों को अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ये पूरा का पूरा पोर्शन नेगेटिव में लेना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करके मेजर करेंगे, मतलब π/2, यहाँ पे भी हम लोगों को π/2 ही मिल रहा है पर फ्रॉम नेगेटिव साइड, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी हियर -π/2, दैट्स ऑल। अब इसके बाद और एक चीज है जो हम लोगों को जानना जरूरी है, वो है अगर कहीं पे z9, सपोज z9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 मतलब 0 प्लस 0i, तो यहाँ से y/x और tan थीटा हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 0/0,
which we cannot define. This is completely undefined. तो यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z नहीं निकाल पाते हैं। बाकी कोई भी अगर फॉर्म में रहेगा, ये 8 फॉर्म जो हमने दिखाए यहाँ पे, वो सभी में हम लोग निकाल सकेंगे। ओके, इतना तक ही है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ चीजों के बारे में सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तब तक के लिए प्लीज कीप योर आईज ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच।